हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आप सबका टारगेट विद आरएस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में जो कि पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में सामान्य परिचय लिया और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार क्या है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना कि भारत की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस देश की सीमाएं किस राज्य से लग रही हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ा है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के मानक समय रेखाओं के बारे में, भारत का समय समय का आकलन कैसे होता है और भारत के सीमा रेखाओं के क्या क्या नाम है और इसके अलावा जो भी अलग जानकारी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत के मानक समय रेखा की। मानक समय रेखा की तो ये जो आपको दिख रही है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसको मानने का कारण क्या है, इससे भारत के समय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। ये है दोस्तों ग्लोब। ठीक है दोस्तों, ये हो गई भूमध्य रेखा जिसे अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में पहले वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये ग्लोब है। हम लोगों ने ये जाना कि भारत की स्थिति क्या है, हम लोगों ने ग्लोब में ये स्थिति को कैसे है इसके बारे में पूरा वीडियो पहले वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत के देशांतर स्थिति का समय का आकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो ये है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है, कहाँ से निकलती है, ये है लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से। कहाँ से दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि वह 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है या उस शहर का क्या नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। पता चल गया होगा कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से। तो ये तो हो गई 0 डिग्री देशांतर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180। ठीक है, पूर्व की ओर पृथ्वी आपको पता है कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बताया था। तो देखो 82.5 डिग्री भारत की स्थिति है, 0 डिग्री देशांतर की स्थिति ये है। तो 82.5 डिग्री मतलब मैंने बताया भारत की स्थिति ये है और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकल रही है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ से, ये कौन सी रेखा हो गई, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि समय का आकलन किस प्रकार करेंगे हम लोग। भारत की स्थिति आगे की ओर है, पीछे की ओर है, 0 डिग्री देशांतर से आगे टाइम इसका बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे, हम लोगों ने ये बात कर लिया कि टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो 360 1 डिग्री देशांतर रहता है, वो टाइम लेता है 4 मिनट का। ठीक है दोस्तों, टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 और 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में, जो पृथ्वी घूमती है तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। और 360 डिग्री देशांतर रेखा जब पृथ्वी घूमती है तो टोटल समय लेता है 440 मिनट। 440 कैसे हुए, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लेता है, तो 360 डिग्री देशांतर में कितना टाइम लगेगा, 1440। ठीक है, तो ये हो गया समय टोटल कितना लगेगा। अब इससे अपन भारत की स्थिति ज्ञात करते हैं। भारत ने अपना समय मानक रेखा माना है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री मानने का कारण क्या है वो अभी हम लोग कुछ टाइम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मान लेते हैं भारत की स्थिति आगे या पीछे है, समय बढ़ रहा है घट रहा है, किस प्रकार वो बात करते हैं। तो अपन लोगों ने बात कर दी
ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर और भारत की स्थिति क्या 82.5 डिग्री देशांतर। कितने डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री देशांतर है। तो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 300, ठीक है, कितना है? 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5 घंटे और 30 मिनट का समय, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे की ओर समय घटेगा या पीछे की ओर घटेगा, ठीक है। तो देखिए ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर मतलब पृथ्वी जिस प्रकार घूम रही है उसकी ओर जाने पर मतलब पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा। अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं अपन तो समय घटेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो भारत की स्थिति मैंने आपको क्या बताई, ये मतलब पूर्व की ओर, पूर्व की ओर क्या होगा? समय बढ़ेगा। तो 5.5 घंटे का अंतर है 0 डिग्री देशांतर से। कैसे? देखो पूर्व की ओर मैंने बता दिया कि 5.5 घंटे बढ़ेगा, मतलब ये हो गया 0 डिग्री देशांतर से भारत की ओर या पूर्व की ओर टाइम बढ़ेगा, तो पश्चिम की ओर घटेगा। तो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे लंदन के ग्रीनविच, मतलब अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, ठीक है, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं और भारत की स्थिति क्या होगी उस समय, तो 5.5 घंटे का ये जो डिफरेंस है, मतलब अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। कैसे? मैंने आपको बताया पूर्व की ओर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर घटेगा। तो भारत की स्थिति मैंने पूरा डिटेल में पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप समझ गए होंगे भारत का समय क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भारत पूर्व की ओर स्थित है और पूरी गोलार्ध है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया समय वाला। आप इस टाइप के काफी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर आप दूसरे देश में हो तो उसके मानक समय रेखा क्या माना गया है, उसके हिसाब से समय में परिवर्तन होता रहेगा। उसका टोटली आकलन करने का एक ही तरीका है, आप लोगों को ये स्थिति पता होनी चाहिए किस देश की स्थिति क्या है और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की स्थिति क्या है, पश्चिम की ओर अगर घट रहा है, पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग सारे जो वर्ल्ड की जियोग्राफी है, इसमें मैं कुछ टाइम बाद में वर्ल्ड जियोग्राफी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्थिति क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए हम लोग भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि भाई भारत का समय आगे या पीछे है, किस देश से आगे या पीछे है। अब बात करेंगे अपन लोग 82.5 डिग्री मानने का कारण क्या है, ठीक है दोस्तों। भारत ने समय मानक रेखा 82.5 डिग्री क्यों माना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो अपन को पता होता है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ग्लोब के माध्यम से स्थिति बता दी मैंने, अब इसको मानने का कारण बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो इसके मानने का कारण क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? गुजरात से। गुजरात से यहाँ से 68 डिग्री देशांतर रेखा से, मतलब पॉइंट में कुछ और है छोटे छोटे, लेकिन अभी हम लोग ये याद रखेंगे सुविधा के हिसाब से 68 मान रहे हैं, ठीक है। देखो 68 से कहाँ तक, ये है अरुणाचल प्रदेश, मतलब 97 डिग्री और कुछ 25 कुछ पॉइंट है, लेकिन अपन 97 मानते हैं इसको, ठीक है। तो भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो 68 से 97 तक। तो 68 से अपन काउंट करते हैं कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं जो कि भारत का वहां तक विस्तार है। तो ये हो गया 68, 69, 70, 71 करते करते टोटल 97 तक आएंगे। तो लगभग कितने देशांतर रेखा होगी? 30, ठीक है ना। अप्रोक्स कितनी होगी? 30 डिग्री देशांतर रेखाएं होगी। तो ये अपन को पता चल गया है कि 30 डिग्री देशांतर रेखा है, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री है तो टाइम की भी तो बात कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, लेकिन पृथ्वी को घूमने में 1 डिग्री देशांतर पार करने में
4 मिनट का समय लगता है। और मैंने आपको बताया है कि देशांतर क्षेत्रफल जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री लगभग है। तो 30 डिग्री मतलब 30 इंटू 4 कितने हो गए? 112 मिनट हो गए, मतलब 2 आवर्स, 2 घंटे। मतलब टोटल डिफरेंस की बात करें तो 2 घंटे का आएगा। और भारत ने तो एक ही समय माना है, और क्यों माना है इसकी भी बात कर लेंगे। इससे पहले अगर मानक समय रेखा की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले 2 समय मानक रेखा मानते थे, जो ब्रिटिश राज था उस स्थिति में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक मानक समय रेखा रखी है। बीच में असम द्वारा भी मांग की गई अलग से समय मानक रेखा की, जो कि अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है ना। उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना, 82.5 देशांतर रेखा ये हो गई। और ये टोटल डिफरेंस कितना का है? 2 घंटे का। अब 2 घंटे का असर क्या रहेगा? अगर इस मानक समय रेखा नहीं मानेंगे तो 2 घंटे का असर क्या रहेगा? अगर सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश मान लो 2 घंटे पहले होता है, तो ये स्थिति कौन सी है? पूर्व की है। और वापिस पीछे आएंगे पश्चिम की ओर, उसका कॉन्सेप्ट मैंने गुलाब में बताया था। तो गुजरात में 2 घंटे लेट उगेगा। सूर्य की स्थिति क्या हो गई? 2 घंटे का अंतर होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में 2 घंटे का अंतर होगा। तो इस चीज को इक्वल करने के लिए, यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम को समान करने के लिए क्या किया गया भारत के द्वारा? अपन लोगों को पता है टोटल देशांतर रेखा 30 थी, 2 घंटे का टाइम था, ठीक है। तो 2 घंटे का टाइम था, तो भारत ने क्या किया? इन दोनों टाइम को मतलब 15 डिग्री देशांतर और 15 डिग्री देशांतर को दोनों के बीच में एक समय रेखा खींच दी। मतलब 1 घंटे का ये, 1 घंटे का यह, दोनों के बीच में मतलब दोनों के मध्य 1 घंटे का अंतर है, मतलब जो कि खत्म हो गया। अगर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये है, तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम इक्वल हो गया। क्यों? ये बीचों बीच खींचने का कारण ये था कि दोनों और समान समय को प्रदर्शित किया जा सके। तो आपको ये समझ में आगे होगा क्यों माना है 82.5 डिग्री। इस स्थिति को मानने से क्या होगा? अगर यूपी में 2 बज रहे हैं तो वो का टाइम गुजरात में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, मतलब पूरे देश में एक ही समय होगा, ठीक है। सुविधा की दृष्टि से इसे 82.5 डिग्री ही माना। तो ये हो गया भारत के समय का आकलन कैसे करते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग सीमा रेखाओं के बारे में। सीमाओं का नाम क्या है उसके बारे में छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो अब बात करेंगे सीमा रेखाओं के बारे में। तो टॉपिक क्या है? सीमा रेखाओं के नाम क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की स्थिति देखिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में अच्छे से बताया है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद जो ये सर रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया है। सर रेड क्लिफ आयोग के द्वारा इस सीमा का नाम रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई सर रेड क्लिफ। तो आपको एग्जाम अगर पूछ ले कि भाई रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ऐसे कैसे अपन बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा, है। ये हो गई डूरंड रेखा। तो ये हो गया। एग्जाम में इसका भी अलग से सवाल बन सकता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड सीमा रेखा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए स्वतंत्रता से पहले जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस स्थिति में भारत की सीमा रेखा कहाँ तक थी? यहाँ तक थी। तो उस समय ये माना जाता था अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा की है। लेकिन 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होने के बाद ये रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डूरंड रेखा के बारे में। और अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। अब मैकमोहन रेखा किसके मध्य है?
अक्सर अपन लोगों के दिमाग में यही होता है चाइना और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा होती है। नहीं दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस राज्य से संबंधित है ये चीज। तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चाइना के मध्य ना होके अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य, ये जो सीमा रेखा है ना, ये मैकमोहन रेखा से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, सीमा रेखाएं कौन सी होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये हम लोगों ने जान लिया। अब बात करेंगे हम लोग अब राज्य की बात करेंगे, क्योंकि राज्य की बात करने का यही रीजन है कि करंट अपडेट में अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में दोनों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उसकी हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे राज्य की। तो राज्य आपको पता है कि टोटल राज्य कितने हैं। उससे पहले अपन लोग करंट में अपडेट क्या है उसका पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, देखो राज्य की स्थिति में यहाँ चेंजेस हुआ है। ये जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है ना, तो इसमें सबसे पहले कुछ टाइम पहले तो ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, और अब इसे क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्षेत्र था इन दोनों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले राज्य तो कितने थे, 29 राज्य थे, और अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 370 की जो प्रस्ताव लाके ये हटने के बाद इन दोनों को अलग कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश की ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है और ये लद्दाख की स्थिति है, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो एक राज्य यहाँ से कम हो गया, मतलब 28 राज्य हो गए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए, और ये हो गया राज्य के बारे में। और ये जो स्थिति है वो है हिमाचल प्रदेश की, ये है हमारे पंजाब, ये हरियाणा, और ये जो लाल कलर में आपको दिखा रखा है ये है नई दिल्ली। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी है। ये यूपी है, ये उत्तराखंड है, और किस देश से किसकी सीमाएं लग रही हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, ये राजस्थान है, ये एमपी है, ये गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और यहाँ कर्नाटक है, ये गोवा की स्थिति है, ये केरला की स्थिति है। आपको दोनों पता होना चाहिए, पूर्व की ओर स्थित राज्य कौन कौन से होते हैं, पश्चिम की ओर स्थित पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। ये तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम में कौन सा राज्य बना था, वो था तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यहाँ उड़ीसा हो जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाता है, और झारखंड और बिहार ये हो गए ये राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं, यहाँ सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। और किस देश की सीमा किसके साथ लगती है वो मैंने पहले आपको बता दिया। तो ये हो गया राज्य कौन कौन से होते हैं, और करंट में क्या अपडेट हुआ वो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो मैंने अभी बताया है कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब मैंने केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। जैसे ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे, अब हो गए 2, मतलब 9। ये सबको पता है, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे इस स्थिति में। एक था दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, और दूसरा दमन एवं दीव। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हाल ही में दादर और नागर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित कर दिया। मतलब 2 जो केंद्र शासित प्रदेश माने जाते थे, अब दोनों को मिला के एक ही मान लिया। इन दोनों को, दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 थे, 9 में से एक वापस गया, तो टोटल कितने बचे, 8 हो गए। 8 कैसे पता चल गया, तो ये आपको पूरा ध्यान देना, ये और ये टोटल राज्य कितने हैं हाल ही में भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 9 हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबाई क्या है। देखो, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई की बात करें तो कितनी है भारत की लंबाई, ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ लंबाई है, और कितनी है 3214। ठीक है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और अब बात करते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई 2933 किलोमीटर। तो ये भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की हो गई बात। और इसके अलावा दोस्तों इसमें और क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए मैंने सारी चीज़ें इस टॉपिक को कवर कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ कमी रही है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी दीजिए और अच्छा करने का सजेशन भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।